નમસ્તે વિદ્યાર્થીની બહેનો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એમાં પેરેગ્રાફ સમજી ગયા હતા. થોડા ઘણા પેરેગ્રાફ સમજી ગયા હતા. હવે આજે આપણે બાકીના પેરેગ્રાફ સમજવા જઈ રહ્યા છીએ. इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे. मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया. उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था. अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था. लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे. कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए. सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ. शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था. उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ. देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में तथा केंद्र में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे. उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया. बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए. केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाले. इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है. अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था. वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे. उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं. ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली. इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया. देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है. शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था. उनमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था. वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे. लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की तरजीह दी. शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आपसे प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं. यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इसमें कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है.
जिसे समझना चाहिए। देश का प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। ત્યારબાદ હવે તેઓ 6 વર્ષ પર પદ રહીને કાર્ય કરતી વખતે તેમને ગ્રામીણ અને શહેરી જનતાની જુદી જુદી સમસ્યાઓથી માહિતગાર થવાનો અવસર મળ્યો। 1937માં તેઓ સંયુક્ત પ્રાંતની વ્યવસ્થાપિકા સભા માટે ચૂંટવામાં આવ્યા। આ રીતે તેમના સંસદીય જીવનની શરૂઆત થઈ। ત્યારબાદ દેશને સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી તેઓ ઉત્તર પ્રદેશ અને કેન્દ્ર સરકારના જુદા જુદા પદ ઉપર રહ્યા। કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે તેમણે પરિવહન, સંચાર, વાણિજ્ય, ઉદ્યોગ તથા ગૃહ મંત્રાલયની જવાબદારીઓ સંભાળી હતી। દરેક પદ પર રહીને તેમણે પોતાની શાસકીય ક્ષમતાનો પરિચય આપ્યો હતો। તેમને દ્રષ્ટિકોણ અત્યંત વ્યવહારિક રહેતો। ખૂબ સરળ સ્વભાવના તો હતા જ, કર્મમાં જ માનતા। કોઈને ઓલી રીતે આડી રીતે જવાબ દેવો તે તેમના જીવનમાં આવતું જ નહોતું। 19 માસ સુધી તેઓ પ્રધાનમંત્રીના પદ પર રહીને ઉલ્લેખનીય સફળતા અને લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરેલી હતી। શાસ્ત્રીજી કહેતા કે તમારું કર્મક્ષેત્ર ગમે તે હોય, સૌથી પહેલાં તમે દેશના નાગરિક છો। સંવિધાને તમને કેટલાક અધિકારો આપ્યા છે તો કેટલાક કર્તવ્યો પણ સોંપ્યા છે। તમને જે સ્વતંત્રતા મળી છે તેનો ઉપયોગ દેશ અને સમાજના હિતમાં કરવો જોઈએ। એટલે કે આપણે દેશ આઝાદ થયો એમાં ઘણા બધા બલિદાન મળેલા છે, એટલે આ આઝાદી મળ્યા છે તો કેટલાક આપણા અધિકારી મળ્યા છે તો કેટલાક આપણા કર્તવ્ય પણ મળ્યા છે। તો આ બધાનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને સમાજના હિતમાં થાય તેવું કાર્ય આપણે કરવું જ જોઈએ। ચાલો હવે આપણે છે આ પાઠ અહીં જ પૂર્ણ થાય છે। તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આગળનું કાવ્ય સમજીશું। ત્યાં સુધી શબ્દાર્થનું વાંચન કરજો, શ્રુત લેખન કરીને અઘરા શબ્દ લખવાનો પ્રયત્ન કરજો। ત્યાં સુધી નમસ્તે।